नमस्कार साथियों, आप सब सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो दोस्तों आप आए जो बात कर रहा भैंस की नस्लों के बारे में बात कर रहा अपने गत क्लास में जो भैंस की सामान्य जानकारी पढ़ी भी मोबाइल पढ़ी हो कि भैंस कितना वर्गीकरण में वर्गीकृत किया है और भैंस की सामान्य शब्दावली के बारे में पढ़े किन बारे में बात की। दोस्तों आप भैंस के बारे में बात की, बफेलो के बारे में बात की। अब वहाँ बात की कि भैंस शब्दावली कहीं कहीं है। अब पढ़े अभी वो भैंस की मुख्य संस्थान है, जैसे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो हिसार हरियाणा में। उसके बाद है कि राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र है वह वल्लभनगर उदयपुर में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र है वो वल्लभनगर उदयपुर में। उसके बाद में आप पढ़े कि जब भैंस की है जो जल में तैरने की क्रिया है वो वेलोइंग कहलाती है और भैंस की आवाज़ है वो बेलोइंग कहलाती है। जो जल में तैरने की क्रिया है वो वेलोविंग कहलाती है और आवाज है वो वेलोइंग कहलाती है। एक है वेलोविंग, क्या है दोस्तों? वेलोविंग। वेलोविंग है वो तो है जल में तैरने की क्रिया और जो वेलोइंग है वो है आवाज। ये क्या है? जल में तैरने की क्रिया है। भैंस की जल में तैरने की क्रिया है क्या कहलाती है? वेलोविंग कहलाती है। और भैंस की आवाज है वो बेलोइंग कहलाती है, यहाँ जिसको अपन रंबाना बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि भैंस का समूह है वो हर्ड कहलाता है। भैंस में जो मध्य चक्र है वो 21 दिन का होता है, मध्य काल है वो 12 से 37 घंटे का होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि भैंस में जो मैथुन क्रिया है या निषेचन क्रिया है वो क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। भैंस में मैथुन क्रिया या निषेचन क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? सर्विंग कहलाती है। उसके बाद में अपन ने बात की थी कि भैंस में जो गर्भकाल अवधि है वो होती है 310 दिन की होती है और जो भैंस में सर्विंग पीरियड होता है या खाली पेट बोलते हैं जिसको अपन, वो लगभग 2 से 3 माह होता है, यानी कि 60 से 90 दिन होता है। उसके बाद में अपन ने जो भैंस में प्रसव क्रिया को बोला था वो बोला था काविंग बोला था। भैंस के जो बच्चे देने की क्रिया है वो काविंग कहलाती है। और भैंस का जो नवजात होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसको अपन बोलते हैं बुफेलो काफ। गाय में बोलते हैं काफ और भैंस में बोलते हैं बुफेलो काफ। उसके बाद में अपन ने बात की थी बंदियाकृत नर की। तो भैंस का जो बंदियाकृत नर है वो क्या कहलाता है? बफेलो टीचर कहलाता है। क्या कहलाता है? बफेलो टीचर कहलाता है। और नस्बंदियाकृत नर है वो टीचर कहलाता है। और सॉरी, वो बंदियाकृत नर है वो बफेलो बुलक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बफेलो बुलक कहलाता है। जो बफेलो बुलक होता है वो होता है बंदियाकृत नर। और जो टीचर होता है बफेलो बुलक है ये है भैंस का बंदियाकृत नर और जो टीजर है यह है भैंस का नस्बंदियाकृत। इसमें क्या है? नस्बंदीकृत होता है। ये नस्बंदियाकृत नर होता है वो टीजर होता है और बफेलो बुलक होता है वो होता है बंदियाकृत नर। उसके बाद में अपन ने भैंस का दूध काल देखा था। तो भैंस का दूध काल होता है वो 300 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 300 दिन का होता है। उसके बाद में अपन बात करें कि भैंस का उत्पत्ति स्थान। भैंस के अगर अपन उत्पत्ति स्थान की बात करें, भैंस का उत्पत्ति स्थान है वो भारत देश माना जाता है। कौन सा देश माना जाता है? भारत। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है कि भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो भैंस का उत्पत्ति स्थान है वो भारत को कहते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि भैंस को है एक ब्लैक डायमंड की संज्ञा दी गई है। क्या कहते हैं भैंस को? भैंस को है जो ब्लैक डायमंड कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? तो ब्लैक डायमंड है ये भैंसों को कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से किस पशु को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? उसमें ऑप्शन दे देंगे, पहले बकरी दे देंगे, फिर गाय दे देंगे, भैंस वगैरह ऐसे दे देंगे। तो उसमें अपन को भैंस है जो ब्लैक डायमंड के ऊपर क्लिक करनी है। और जो अगर देखें अपन पालतू भैंसें हैं तो इन पालतू भैंसों का पूर्वज, उससे पहले अपन देख लेते हैं भैंसों का वर्गीकरण। भैंसों का वर्गीकरण को अपन ने 2 भागों में भैंसों को बांटा था। एक थी एशियन भैंसें और दूसरी थी अफ्रीकन भैंसें। कौन सी थी? एशियन भैंसें और अफ्रीकन भैंसें। एशियन भैंसों को है जो 2 भागों में बांटा गया था। एक थी पालतू भैंसें और एक थी जंगली भैंसें। पालतू भैंसों को भी 2 भागों में बांटा था अपन ने। एक बांटा था जलीय भैंसें और दूसरी बांटी थी दलदलीय भैंसें। जलीय भैंसों को रिवर बफेलो भी बोलते हैं। जलीय भैंसों को क्या बोलते हैं? रिवर बफेलो बोलते हैं। और दलदली भैंसें होती है इसको स्वैम्प बफेलो बोलते हैं। अगर अपन जलीय भैंसें या रिवर भैंसों की बात करें तो ये भारत में मुख्यतः जो दलदली भैंसें, सॉरी, ये जो रिवर भैंसें है या जलीय भैंसें है ये भारत में पाई जाती है। और रिवर भैंसों में गुणसूत्र की बात करें तो इसमें गुणसूत्र होते हैं 50, क्योंकि अपने काम की है जलीय भैंसें। जलीय भैंसों में गुणसूत्र सर्वाधिक ज्यादा होते हैं, 50 होते हैं। और दलदली भैंसों में जो गुणसूत्र होते हैं 48 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था जलीय भैंसों का वैज्ञानिक नाम, तो इसका नाम था बुबेलिस था। क्या था? और इसका था बुबेलस। दलदली भैंसों का था बुबेलस कैराबेंसिस। जलीय भैंसों का मांस है जो बफन कहलाता था और दलदली भैंसों का मांस है जो कैरा बीफ या कैरा बफन कहलाता था। उसके बाद में अपन देखें तो जलीय भैंसें होती है ये कम गर्मी सहनशील होती है, भारत में पाई जाती है। और दलदली भैंसें होती है ये अधिक गर्मी सहनशील होती है। उसके बाद में आज अपन बात करें भैंसों की नस्लों के बारे में। तो भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें 20 है। कितनी है दोस्तों? भैंसों की 20 है जो मान्यता प्राप्त नस्लें। भैंसों की नस्लों की बात करें अगर अपन
नस्लों की बात करें तो भैंसों की है जो मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो 20 है। भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, मान्यता प्राप्त नस्लें हैं 20 नस्लें हैं। कितनी, 20 नस्लें। और पशुओं की नस्लों की मान्यता किसको देती है, कौन सी संस्था देती है, तो अपन ने इसके बारे में पहले ही बात कर रखा है कि NBAGR। कौन सी देती है, NBAGR देती है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसर्च। ये कहाँ पर है, ये करनाल हरियाणा में। कहाँ पर है दोस्तों, NBAGR कहाँ है, करनाल हरियाणा में। इसके अनुसार भैंसों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, 20 नस्लें। बफेलो 20, ध्यान रखना, बफेलो में क्या आता है, ब आता है, बफेलो में, और 20 में इधर भी क्या आता है, ब आता है। तो ऐसे ध्यान रखना, बफेलो में नस्लें कितनी है, 20 है। उसके बाद में अपन बात करें पालतू भैंसों का, तो पालतू भैंसों का जो पूर्वज होता है उसको बहुत सरणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पालतू भैंसों का पूर्वज। पालतू भैंसों का पूर्वज, पालतू भैंसों का पूर्वज क्या है, पालतू भैंसों का पूर्वज है वो है बौसरनी। क्या है, बौसरनी। ध्यान रखना, क्वेश्चन वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन नॉलेज में क्या पता पूछ ही ले कि पालतू भैंसों का पूर्वज कौन सा है, तो बौसरनी। ध्यान रखना, पालतू भैंसों का है जो पूर्वज है वो है क्या, बौसरनी। उसके बाद में अगर देखें अपन ने कि विश्व में कुल भैंसों का, भारत में भैंसें कितनी पाई जाती है, बात करें अगर अपने विश्व की कुल भैंसों का, कितना, विश्व की कुल भैंसों का, विश्व की कुल भैंसों का जो भारत में प्रतिशत है, विश्व की कुल भैंसों का भारत में कितनी पाई जाती है। अगर बात करें विश्व की कुल भैंसें तो भारत में है 54% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 54% पाई जाती है। 54% है जो भारत में पाई जाती है। और अगर अपन बात करें विश्व की कुल भैंसों का, एशिया में बात करें, क्या विश्व की कुल भैंसें उसका अपन बात करें कि एशिया में कितनी पाई जाती है, एशिया की बात करें अपन तो एशिया में वो 94% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 94%। 94% एशिया में पाई जाती है विश्व की कुल भैंसों का, और 54%, 54% है जो भारत में पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन नस्लों का वर्गीकरण। तो भैंसों की नस्लों को है शरीर भार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है, भैंसों की नस्लों को। गायों की नस्लों को था अपने कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा था, दुधारू नस्लें, द्विप्रयोजन नस्लें और भारवाही नस्लें। उसी प्रकार भैंसों की नस्लों को है अपने शरीर भार के आधार पर बांटेंगे। किसके आधार पर बांटेंगे, शरीर भार के आधार पर बांटेंगे, शरीर भार के आधार पर। अगर अपन शरीर भार के आधार पर भैंसों की नस्लों का वर्गीकरण करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक भारी शरीर भार वाली नस्लें, मध्यम शरीर भार वाली और हल्की नस्लें। कौन सी नस्लें, एक है भारी शरीर भार वाली। कौन सी, भारी शरीर भार वाली। इन नस्लों का शरीर भार है वो अधिक होगा, भारी होगी। फिर है मध्यम शरीर भार वाली। कौन सी, मध्यम शरीर भार वाली, मध्यम शरीर भार वाली, मध्यम शरीर भार वाली। उसके बाद में अगर बात करें तो हल्की नस्लें। कौन सी नस्लें, हल्की नस्लें। अगर अपन जो है भारी शरीर भार वाली या जो अधिक शरीर भार वाली, भारी शरीर भार वाली नस्लों की बात करें तो इनका ट्रिक है जामुनी। क्या, जामुनी ट्रिक ध्यान रखनी है। भारी शरीर वाली नस्लों की ट्रिक है जामुनी। क्या ट्रिक है, जामुनी। और अगर अपन मध्यम शरीर वाले भार वालों की बात करें तो इसका ट्रिक है मैं बनना। क्या है, मैं बनना, मैं बनना। और इसमें ध्यान रखना सूरती है। क्या, इसमें यह कि नस्ल आती है हल्की नस्लों में सूरती। बात हो गई। अब बात करें जामुनी से क्या बनता है, तो जा से बन गया जाफराबादी। जा से क्या बन गया, जाफराबादी। क्या बन गया, जाफराबादी, जाफराबादी। जा से बन गया जाफराबादी, मुंह से बन गया मुर्रा। क्या बन गया, मुर्रा। और नी से बन गया नीली रावी। क्या बन गया, नीली रावी, नीली रावी। तो ये भैंसों की 3 नस्लें, जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी। ये भारी शरीर भार वाली है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से भारी शरीर भार वाली नस्ल कौन सी है, तो 3 है। ट्रिक ध्यान रखना है, जामुनी, जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी। उसके बाद में अगर देखें अपन मध्यम शरीर भार वाली, तो मध्यम शरीर भार वाली है ये 3 नस्लें। कौन कौन सी, मैं बनना, मैं से बन गया मैसाना। क्या बन गया, मैसाना। मैं से बन गया मैसाना। भ से बन गया भदावरी। क्या बन गया, भदावरी, भदावरी। और ना से बन गया नागपुरी। क्या बन गया, नागपुरी, नागपुरी है जिसको इलीचपुरी के नाम से भी जाना जाता है। और हल्की नस्लों में कौन सी है, सूरती। तो ये है अपन को नस्लों का ध्यान रखना है। भारी शरीर भार वाले में ध्यान रखना जामुनी, जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी। फिर मध्यम शरीर भार वालों की बात करें तो मध्यम शरीर भार वालों की ट्रिक है मैं बनना। क्या, मैं बनना, मैसाना, भदावरी और नागपुरी। और उसके बाद में हल्की नस्लों की बात करें तो हल्की नस्लों में कौन सी आती है, सूरती नस्ल आती है। अब अपन बात करते हैं भैंस की नस्लों के बारे में। और पहली नस्ल पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे मुर्रा नस्ल। कौन सी पढ़ेंगे, भैंस की मुर्रा नस्ल पढ़ेंगे। इसकी विशेषता, वितरण वगैरह सब पढ़ेंगे। अगर अपन बात करें मुर्रा नस्ल की, किसकी बात करें दोस्तों, मुर्रा। तो मुर्रा नस्ल है वो
बात करते हैं अपन मुर्रा नस्ल की, क्या इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या नहीं है मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल की बात करें तो मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल की बात करें तो मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल। यहाँ हरियाणा के रोहतक, हिसार, गुड़गांव, पंजाब और दिल्ली। अगर इसके अपन मुर्रा की उत्पत्ति स्थल की बात करें, किसकी बात करें, उत्पत्ति स्थल की, उत्पत्ति स्थल की बात करें, मुर्रा नस्ल के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो हरियाणा, हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं, हरियाणा के रोहतक, हिसार और गुड़गांव। हरियाणा के रोहतक, हिसार, गुड़गांव, पंजाब और दिल्ली, पंजाब और दिल्ली। ये किसका उत्पत्ति स्थल है, ये मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में अगर अपन इसके वितरण की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, वितरण की बात करें, मुर्रा की वितरण की बात करें तो मुर्रा का वितरण है हरियाणा। अपन ने पहले ही बात कर रखी है कि नस्लें वहीं पाई जाएगी जिनका आसपास के उत्पत्ति क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती, तो हरियाणा, पंजाब और पंजाब का आसपास का राज्य है राजस्थान। हरियाणा और पंजाब का सीमावर्ती राज्य कौन सा है, राजस्थान और फिर दिल्ली। तो इसका वितरण की बात करें अपन तो ये पाई जाएगी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में पाई जाएगी। और इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो हरियाणा के रोहतक, हिसार और गुड़गांव है, साथ में पंजाब और दिल्ली, ये है इसका उत्पत्ति स्थल और वितरण हो गया ये। अब अगर अपन बात करें कि राजस्थान में कहाँ पाएगी, राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में इसका वितरण कहाँ है, राजस्थान में मुर्रा का वितरण कहाँ है। राजस्थान में मुर्रा का वितरण की बात करें तो अपन को संभाग याद रखने, जोधपुर संभाग, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और एक नया बना संभाग है वो है सीकर, जिसको अपन शेखावटी भी बोलते हैं, क्या, शेखावटी। तो ध्यान रखना, जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग, ये तीन संभाग। और नया बना वैसे सीकर संभाग वो पूरा शेखावटी, शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना है वो सीकर संभाग में आती है। तो अपन को ध्यान रखना, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और सीकर संभाग, क्या, सीकर संभाग की बात कर रहा हूँ मैं। इन संभाग के जिला है, इनके अंदर है जो मुर्रा नस्ल पाई जाती है और सर्वाधिक है वो जयपुर में पाई जाती है। मुर्रा नस्ल सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, जयपुर में पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं इसकी विशेषता की, किसकी बात करें, विशेषता की बात करें कि इसकी विशेषता क्या है। तो मुर्रा नस्ल की एक मुख्य विशेषता है कि इसके सींग होते हैं वो जलेबी नुमा मुड़े हुए होते हैं। सींग कैसे होते हैं, जलेबी के आकार के होते हैं और मुड़े हुए होते हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और अपन को ध्यान रखना है, इसके सींग है जो जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं। सींग की बात करें कि सींग कैसे होते हैं, तो इसके सींग जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं, जलेबी के आकार के। जिस प्रकार जलेबी कैसे मुड़ी हुई होती है वैसे है जो इसके सींग है वो मुड़े हुए होते हैं, जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। अपन को ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से या विशेषता पूछ सकती है कि सींग जलेबी के आकार के मुड़े हुए किसके होते हैं, तो अपन को नाम रखना है मुर्रा। उसके बाद में आगे अपन बात करें तो इसके जो रंग की बात करें अपन, क्या, इसके रंग की बात करें, कलर की बात करें तो रंग होता है जेट ब्लैक। कैसा होता है, जेट ब्लैक, जेट ब्लैक रंग होता है वो जेट ब्लैक होता है, जिसको अपन काला स्याही रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काला स्याही रंग। जिस प्रकार इस मार्कर की स्याही रंग है ऐसा रंग होता है काला स्याही रंग, काला स्याही रंग होता है। मुर्रा नस्ल के होता है वो होता है जेट ब्लैक होता है या काला स्याही रंग होता है। इसकी त्वचा की बात करें तो त्वचा मुलायम होती है। त्वचा कैसी होती है, मुलायम होती है, मुलायम त्वचा। त्वचा कैसी होती है, मुलायम होती है। इस नस्ल की त्वचा होती है वो बिल्कुल ही मुलायम होती है। अब अगर अपन आगे बात करें तो इसे जो दिल्ली भैंस या दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मुर्रा नस्ल को, मुर्रा को दिल्ली भैंस, क्या, दिल्ली भैंस या दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है, दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थल है वो पंजाब दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए अपन को यहाँ के जो लोग हैं वो इसको दिल्ली भैंस या दिल्ली भैंस के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो ये है जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। क्या है, विश्व में है जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल। ध्यान रखना, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। अगर अपन बात करें कि इसके दुग्ध उत्पादन कितना होता है तो इसका दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है 1800 से 2500 लीटर। अगर अपन इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, दुग्ध उत्पादन की बात करें तो कितना होता है, इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है 1800 से 2500 लीटर। कितना होता है, अच्छा, 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्याज होता है। क्या होता है,
एक बार ब्याती है तो कितना दूध देती है, लगभग 1800 से 2500 लीटर है जो दूध देती है। और वसा की बात करें तो इसमें वसा होती है, फैट होती है, वो कितनी होती है, फैट होती है वो होती है 7%। कितनी होती है दोस्तों, इसमें वसा होती है वो 7% होती है। इसका मिल्क प्रोडक्शन क्षमता है वो 1800 से 2500 लीटर है, जो कि विश्व में भैंसों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। और उसके अलावा बात करें तो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ, यहाँ विश्व की ये जो महत्वपूर्ण नस्ल है, जो विश्व ये जो मुर्रा नस्ल है विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, क्या विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। और बात करें अगर अपन मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र की, तो मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र है वो कुमेर भरतपुर में। कहाँ है, कुमेर भरतपुर में मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र, मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र, मुर्रा भैंस अनुसंधान, मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र। अगर अपन मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र की बात करें दोस्तों, तो मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र है वो है कुमेर भरतपुर। कहाँ है, कुमेर भरतपुर में, कुमेर भरतपुर। बात करें अपन ये मुर्रा की है जो मुख्य मुख्य विशेषता हो गई। अगर अपन बात करें इसके उत्पत्ति स्थल की, तो हरियाणा के रोहतक, हिसार और गुड़गांव। हरियाणा में 3 जिले याद रखने, रोहतक, हिसार और गुड़गांव। उसके साथ में पंजाब और दिल्ली, ये है जो इसके मुर्रा के उत्पत्ति स्थल हो गए। उसके बाद में इसके वितरण की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में पाई जाती है। मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और दिल्ली में पाई जाती है। अपन अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग और सीकर संभाग जो नया बना है शेखावटी क्षेत्र है उनमें पाई जाती है। और जयपुर संभाग में जो सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद में इसकी विशेषता की बात करें तो मुख्य इंपॉर्टेंट विशेषता ये हमेशा पूछा जाता है कि इसके सींग किस प्रकार के होते हैं। तो मुर्रा नस्ल के सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। उसके बाद में रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है, जेट ब्लैक होता है, काला स्याही रंग होता है। और इसकी त्वचा होती है मुलायम। ट्यूशन आ सकता है निम्न में से भैंस की मुलायम त्वचा के कौन सी भैंस में है जो जिसकी त्वचा है वो मुलायम होती है, तो मुर्रा की त्वचा मुलायम होती है। मुर्रा से मुलायम याद रखना, मुर्रा से मुलायम और मुर्रा से मुड़े हुए सींग होते हैं। उसके बाद बात करें तो इसको दिल्ली भैंस या दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। बात करें सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है तो कितना दूध देती है, वो 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्याह दूध देती है। और वसा होती है वो 7% होती है। और विश्व में जो भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, कुमेर भरतपुर में। यह है जो अपने भैंस की मुर्रा नस्ल की क्या है, मुख्य विशेषता है। भैंस की मुर्रा नस्ल की मुख्य विशेषता ये हो गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरी नस्ल के बारे में। मुझे आशा है कि भैंस की मुर्रा नस्ल है ये जो विशेषता इसमें आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं अगली नस्ल की। अगली नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल है दोस्तों सुरती। कौन सी है नस्ल, सुरती। सुरती सुरती की बात करें तो अपन ने पहले पढ़ा है कि यह जो है हल्के शरीर भार वाली होती है। कौन सी होती है, हल्के शरीर भार वाली होती है। सुरती के उत्पत्ति स्थल की बात करें अपन, उत्पत्ति स्थल की बात करें, इसके ओरिजिन पैलेस की बात करें, ओरिजिन पैलेस या ओरिजिन सेंटर की बात करें, उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है सुरती से नाम पता चल रहा है गुजरात। क्या गुजरात के सूरत, गुजरात के सूरत, खेड़ा, बड़ौदा और नडियाद जिला। कौन सा, नडियाद जिला, नडियाद क्षेत्र। सुरती के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो सुरती का उत्पत्ति स्थल क्या हो गया, गुजरात। क्या गुजरात के सूरत, खेड़ा, बड़ौदा और नडियाद जिला है। यहाँ नडियाद क्षेत्र अपन मान सकते हैं जो है सुरती का उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में अगर अपन इसके वितरण की बात करें कि राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में जो गुजरात की बात करें तो गुजरात है राजस्थान के दक्षिण में पाया जाता है। तो ये राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाएगी। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान के जिलों की बात करें कि कौन कौन से जिले हैं जो दक्षिणी राजस्थान, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में जो पाई जाती है। कौन कौन से जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में जो पाई जाती है। उनके साथ में अपन मान ले लेते हैं उदयपुर जिला है वो भी दक्षिण में ही पड़ रहा है, तो उदयपुर अपन मान सकते हैं। क्या हो गया कि इसका वितरण क्या हो गया, दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ये है जो दक्षिणी राजस्थान है। और इसके उत्पत्ति स्थल है वो है गुजरात के खेड़ा,
सूरत, बड़ौदा, नडियाद के आसपास का क्षेत्र। अब अगर बात करें अपन इसकी विशेषता की बात करें, किसकी बात करें, इसकी विशेषता की सुरती की मुख्य रूप से क्या क्या विशेषता है। सुरती की विशेषता की बात करें तो सुरती के सींग से भी एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य विशेषता देखनी, सींग, इसके सींग होते हैं हंसियाकार होते हैं। कैसे होते हैं, हंसियाकार। यहाँ जो अपन घरों में फसल काटने के लिए दराती का प्रयोग करते हैं उसके जैसे होते हैं, हंसियाकार होती है, सिकल टाइप होते हैं, हंसियाकार, यहाँ दराती नुमा, जिसको अपन सिकल सेब भी बोलते हैं, सिकल सेब। तो इसके सींग कैसे होते हैं, हंसियाकार, दराती नुमा या सिकल सेब के जो सुरती के सींग होते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके मुंह की बात करें तो मुंह का जो जबड़ा होता है, जबड़े के जो नीचे का अधरवक्ष होता है वो सफेद रंग होता है। मुंह होता है, मुंह के नीचे का जबड़ा होता है, जिबड़े के नीचे अधरवक्ष पर क्या होते हैं, सफेद धब्बे होते हैं। मुंह की बात करें तो मुंह के जबड़े यानी कि नीचे का जबड़ा होता है जिसको क्या बोलते हैं, अधरवक्ष बोलते हैं। अधरवक्ष पर सफेद धब्बे होते हैं, सफेद रंग के क्या होते हैं, सफेद रंग के धब्बे होते हैं, सफेद रंग के धब्बे होते हैं। यह भी इसकी विशेषता है कि मुंह है जो इसका, मुंह के जो नीचे का जबड़ा होता है अधरवक्ष बोलते हैं जिसको, यह कैसा होता है, सफेद धब्बे युक्त होता है। अब इसके बात करें अपन मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 1500 से 1700 लीटर होता है। कितना होता है, 1500 से 1700 लीटर होता है, 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना होता है, 1500 से 1700 लीटर है जो प्रति ब्यात होता है। इसके दूध उत्पादन होती है। इसके वसा की बात करें तो वसा होती है, फैट होती है लगभग 7.5% होती है। फैट कितनी होती है, 7.5% होती है। उसके बाद में बात करें तो यह है इसकी मुख्य विशेषता हो गई कि गुजरात के सूरत, खेड़ा, बड़ौदा, नडियाद क्षेत्र, राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में जिले कौन कौन से पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसके सींग होते हैं हंसियाकार, यहाँ दरियाती नुमा होते हैं, यहाँ सिकल साहब के होते हैं। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप। उसके बाद में मुंह के जबड़ा होता है, जो जबड़े के नीचे का अधरवक्ष होता है उस पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यात। और वसा होती है वो होती है लगभग 7.5%। एक आपको अपन को ध्यान रखना है कि सूरती नस्ल को श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सी, सूरती और जाफराबादी। जो भैंस की सूरती नस्ल है, भैंस की सूरती वो जाफराबादी। कौन सी, भैंस की सूरती वो जाफराबादी। भैंस की सूरती वो जाफराबादी नस्ल को है श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्वेश्चन आ सकता है कि भैंस की कौन सी नस्लों को है जो श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सूरती व जाफराबादी नस्ल की जो भैंसें हैं उनको है जो श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब अपन बात करते हैं कि सूरती की क्या क्या विशेषता है। सूरती का वितरण अवगण पढ़ लिया है। ध्यान रखना, सूरती में मोस्ट क्वेश्चन यही है कि भैंस की किस नस्ल के सींग होते हैं, वो दराती नुमा या सिकल सेब के होते हैं, यहाँ होते हैं जो दराती नुमा या हंसियाकार होते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है सूरती नस्ल की भैंस है तो इसके सींग कैसे होते हैं, दराती नुमा या हंसियाकार होते हैं। अब अपन बात करते हैं सूरती के बाद में 3 नंबर की भैंस है वो भदावरी भैंस। कौन सी भैंस, भदावरी की बात करते हैं। भदावरी भैंस की बात करें कि भदावरी भैंस की क्या क्या विशेषता है, इसकी किस प्रकार से पहचान करते हैं। अगर अपन पहले देखते हैं उसके उत्पत्ति स्थल की, भदावरी का उत्पत्ति स्थल देखते, क्या देखते हैं, उत्पत्ति स्थल। अगर अपन बात करें भदावरी के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो भदावरी का उत्पत्ति स्थल है ये उत्तर प्रदेश की नस्ल है। कहाँ की है, भदावरी नस्ल है जो उत्तर प्रदेश की नस्ल है। तो भदावरी का जो उत्पत्ति स्थल है वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र है। ध्यान रखना, क्या, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र ये है जो भदावरी का उत्पत्ति स्थल है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है भदावरी का उत्पत्ति स्थल से। क्वेश्चन है जो अधिक पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र है जो किस नस्ल का उत्पत्ति स्थल है, भदावरी का उत्पत्ति स्थल है। उसके बाद में अगर अपन बात करें इसके वितरण की बात करें, किसकी बात करें, वितरण की, तो उत्तर प्रदेश है वो राजस्थान की किस दिशा में है, उत्तर प्रदेश। वितरण की बात करें तो राजस्थान के उत्तर प्रदेश है जो उत्तर दिशा में होता है, सॉरी पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में, पूर्वी दिशा में। तो ये है जो मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में पाई जाएगी। और पूर्वी राजस्थान के जिले कौन से, भरतपुर व धौलपुर। कौन से, भरतपुर व धौलपुर।
भरतपुर, धौलपुर। तो भदावरी नस्ल है भारत राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी? भरतपुर और धौलपुर जिलों में जो पाई जाएगी। उसके बाद में अगर अपन इसके रंग की बात करें तो रंग होता है तांबे जैसा होता है। अपन विशेषता की बात करते हैं, विशेषता की। भदावरी की विशेषता क्या है? भदावरी की विशेषता में बात करें इसका रंग की, किसकी बात करें? रंग की। तो भदावरी का रंग कैसा होता है? अपन ने मुर्रा नस्ल पढ़ा था, मुर्रा नस्ल का पढ़ा था रंग जेट ब्लैक, काला से रंग। वैसे भदावरी का कैसे होता है? तांबे जैसा होता है। कैसे होता है? तांबे नुमा, तांबे जैसा, तांबे जैसा होता है। कैसे होता है? तांबे थोड़ा बहुत है जो तांबे जैसा है। भदावरी नस्ल का है जो रंग है वो दिखाई देता है। जो आगे अपन आगे की इसकी विशेषता की बात करें, इसका रंग कैसा हो गया? तांबे जैसा हो गया। कैसा हो गया? तांबे नुमा, तांबे नुमा या तांबे जैसा हो गया। अब बात करते हैं अपन इसकी विशेषता की। तो आगे से पतली होती है और पीछे से चौड़ी होती है। कैसे होती है? इस नस्ल के जो पशु है, भदावरी नस्ल के पशु है, वो आगे से पतले होते हैं और पीछे से चौड़े होते हैं। भदावरी नस्ल के पशु, भदावरी नस्ल के पशु होते हैं आगे से पतले, आगे से पतले, वो पीछे से चौड़े होते हैं। पीछे से कैसे होते हैं? पीछे से चौड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, पीछे से चौड़े होते हैं। पशु है जो आगे से पतला होगा और पीछे से कैसा होगा? चौड़ा होगा, जिसको अपन नाव आकार के बोलते हैं। पशु कैसे होते हैं? नाव आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? नावाकार होते हैं। यहाँ अपन पत्ती नुमा भी बोल सकते हैं। पशु की आकृति कैसे होती है? पत्ती नुमा होती है। जिस प्रकार पत्ती आगे से पतली होती है और पीछे से चौड़ी होती है, वैसे ही जो भदावरी नस्ल के पशु होते हैं वो आगे से पतले होते हैं और पीछे से है जो चौड़े होते हैं। उसके बाद में अगली विशेषता की बात करें अपन, तो ये है जो भैंस की सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। क्या? भदावरी नस्ल है जो भैंस की सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। भैंस की सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। गर्मी सहनशील, गर्मी सहनशील नस्ल है। भदावरी क्या विशेषता होगी कि भैंस की सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल कौन सी है? तो भदावरी है जो भैंस की है जो सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। उसके बाद में अगली विशेषता की बात करें तो इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। क्या? भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा किस दूध में पाई जाती है? तो भदावरी में। इसके दूध में, भदावरी का जो दूध होता है, इसके दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाई जाती है। सर्वाधिक वसा प्रतिशत है जो पाई जाती है, वसा प्रतिशत पाई जाती है। बात करें इसके दूध में कितनी वसा पाई जाती है, अगर अपन वसा की बात करें तो वसा पाई जाती है, वो पाई जाती है 12 से 14%। कितनी पाई जाती है? 12 से 14% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? इसके दूध में वसा है जो 12 से 14% पाई जाती है। अगर अपन रेंज देखें तो 12 से 14 और एग्जैक्ट देखें तो 13%। कितनी? 13%। क्वेश्चन में आ सकता है 13% भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर 12 से 14 है तो अपन को 12 से 14 करना है, और वैसे बात करें तो 13%। 13% के आसपास के जो भी ऑप्शन आए उसको अपन है जो राइट करना है। उसके बाद में अपन बात करें इसके मिल्क प्रोडक्शन की। इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन होता है 900 से 1200 लीटर। कितना होता है दोस्तों? 900 से 1200 लीटर प्रति ब्याज होता है। कितना होता है? 900 से 1200 लीटर प्रति ब्याज होता है। यह है जो इसकी यह जो भदावरी की विशेषता हो गई। क्या हो गई कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भदावर क्षेत्र हो गया। और ये राजस्थान में बात करें तो पूर्वी राजस्थान, भरतपुर व धौलपुर में पाई जाती है। इसका रंग होता है तांबे जैसा होता है, तांबे नुमा होता है। इस नस्ल के पशु होते हैं जो आगे से पतले होते हैं और पीछे से चौड़े होते हैं, नाव के आकार के होते हैं। यहाँ अपन बोले तो जो पौधे की पत्तियां होती है, पत्ती जैसा इसका शरीर होता है। उसके बाद में अगर बात करें इसकी, तो भैंस के सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है? तो सर्वाधिक गर्मी सहनशील कौन सी होती है? भदावरी। और इसके दूध में जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है लगभग 12 से 14%। और अब रेंज की बात करें तो 12 से 14, और एग्जैक्ट बात करें तो इसमें जो 13% है वो वसा पाई जाती है। उसके बाद में वैसे बात करें इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है वह 900 से 1200 लीटर होता है। क्वेश्चन आ जाए कि भैंस के निम्न में से किस पशु में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो अपन ऑप्शन क्या बताओगे? क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस पशु में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो उसमें ऑप्शन होगा भेड़। सर्वाधिक वसा की बात करें अपन, किसकी बात करें? सर्वाधिक वसा की। अगर पशु में सर्वाधिक वसा की बात करें तो भेड़ में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? भेड़ में है जो पाई जाती है। और अगर अपन पशु की बात करें तो है जो सर्वाधिक पाई जाती है वो भेड़ में पाई जाती है 7.9%। कितनी पाई जाती है? 7.9% पाई जाती है। और भैंस में पाई जाती है 7.3%। 7.3%। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किस पशु में से किस पशु के दूध में है जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो ऑप्शन अपन को लगाना है, सही करना, भेड़। क्या करना है? भेड़।
भेड़ में जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है 7.9% है, भेड़ के दूध में पाई जाती है। और अगर भैंस भैंस का पूछे तो पाई जाती है 7.3%। क्वेश्चन आ जाए कि किस नस्ल के पशु में है जो सर्वाधिक दूध पाई जाती है, तो अपन को करना है भदावरी। अगर नस्ल का पूछे तो अपन को करना है भदावरी, और अगर पशु का पूछे तो करना है भेड़। ध्यान रखना, भेड़ के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है 7.9%, भैंस के दूध में वसा पाई जाती है 7.3%। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि किस नस्ल में है जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है, उसमें अगर ऑप्शन हो भदावरी तो अपन को भदावरी करनी है, क्योंकि इसमें 13% वसा पाई जाती है जो 12 से 14% होती है। क्वेश्चन आ जाए कि किस पशु में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, भेड़ में पाई जाती है। किस नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो भदावरी में पाई जाती है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने बताया। अब अपन बात करते हैं भदावरी के बाद में आगे की बात करें। आगे की नस्ल है नीली रावी। कौन सी नस्ल है? नीली रावी। नीली रावी। नीली रावी के उत्पत्ति स्थल की बात करें अपन, किसकी बात करें? नीली रावी के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो नीली रावी का उत्पत्ति स्थल है वो है पंजाब का फिरोजपुर और पाकिस्तान का माउंट गुमरी जिला। अगर अपन इसकी उत्पत्ति की बात करें, किसकी बात करें? उत्पत्ति की। नीली रावी की उत्पत्ति की बात करें तो पंजाब का फिरोजपुर है। क्या? पंजाब का फिरोजपुर। नीली रावी का उत्पत्ति स्थल है पंजाब का फिरोजपुर। फिरोजपुर जिला है पंजाब में, वो पाकिस्तान का माउंट गुमरी। पाकिस्तान का माउंट गुमरी। पाकिस्तान का माउंट गुमरी। ध्यान रखना, पंजाब का फिरोजपुर और पाकिस्तान का माउंट गुमरी जिला किसका उत्पत्ति स्थल है? नीली रावी का। किसका है? नीली रावी का। उसके बाद में अगर बात करें अपन इसके अन्य नाम की बात करें, किसकी बात करें? अन्य नाम। नीली रावी को है जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? नीली रावी को अन्य नाम से जाना जाता है पंच कल्याणी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो वैसे सही नहीं है, लेकिन किंवदंती के रूप में है कि नीली रावी का सिर पे सफेद टीका होता है और इसके जो पैर होते हैं, इसके पैर के निचले का भाग होता है वो भी सफेद होते हैं। तो 4 पैर और एक सफेद टीका हो गया इसके सिर पे, तो इसलिए 5 जगह सफेद रंग होने के कारण इसको पंच कल्याणी कहा जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, लेकिन बात ऐसी होनी हुई है। तो इसका अन्य नाम क्या हो गया? पंच कल्याणी हो गया। या उपनाम की बात हो सकती है। क्वेश्चन आ सकता है भैंस की किस नस्ल को है जो पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है? तो नीली रावी जाना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल है जो पंजाब का फिरोजपुर, वो पाकिस्तान का है जो माउंट गुमरी जिला है और सतलज नदी की घाटी के आसपास का क्षेत्र है। क्या? सतलज नदी के घाटी के आसपास का क्षेत्र है। अगर बात करते हैं अपन इसकी विशेषता की बात करें, अगर कैरेक्टर की बात करें तो ये नस्ल है जो सतलज नदी के आसपास पाई जाती है। कौन सी नदी के आसपास पाई जाती है? सतलज नदी के आसपास पाई जाती है। और सतलज नदी के आसपास पाई जाती है, इसलिए सतलज नदी का पानी कैसा है? सतलज नदी का पानी है वो नीला है। कैसा है? नीला। और सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? नीली रावी कहा जाता है। तो नीली रावी नस्ल है, इसका नाम क्यों पड़ा नीली रावी? कि सतलज नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है और सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण है जो नीली रावी को है जो नीली रावी कहते हैं। अब बात करें अपन इसके आगे की विशेषता की बात करें तो इसके विशेषता में है कि इसके सिर पर है जो सफेद रंग का टिप पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि इस नस्ल के सिर पर सफेद रंग का टीका पाया जाता है। सिर पर सफेद रंग का टीका पाया जाता है। सफेद रंग का टीका पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की पशु की किस नस्ल है जो पशु की किस नस्ल के सिर पर है जो सफेद रंग का टीका पाया जाता है? तो नीली रावी के सब पशु है जो नीली रावी नस्ल के पशु है उसके सिर पर है जो सफेद रंग का टीका पाया जाता है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर नीली रावी से क्वेश्चन आया तो यहीं से पूछा जाएगा। जिस प्रकार मोरा और सोरती में सींग इंपॉर्टेंट थे, इस प्रकार यह भी इंपॉर्टेंट है कि किस पशु के से भैंस के किस नस्ल के है जो सिर पर है सफेद रंग का टीका पाया जाता है। तो नीली रावी भैंस की नीली रावी नस्ल होती है। इन नस्लों के पशु होते हैं, इनके सिर पर है जो सफेद रंग का टीका पाया जाता है। उसके बाद में अगली विशेषता की बात करें तो इसके जो चारों पैर होते हैं, इसके पैर के निचले हिस्से पर, पैर के निचले हिस्से है जो सफेद रंग के होते हैं। निचले हिस्से, इसके पैर के निचले हिस्से सफेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? निचले हिस्से सफेद रंग के होते हैं। जो नीली रावी है, नीली रावी के जो पेड़ होते हैं, पेड़ के जो निचले हिस्से होते हैं वो कैसे होते हैं? नीली रावी के पेड़ के जो निचले हिस्से होते हैं, जो खोर होती है, खोर के आसपास के क्षेत्र, खोर या खोर से थोड़े से ऊपर की बात करें तो वो सफेद रंग के होते हैं। और इसके सिर पर है जो सफेद रंग का टीका पाए जाते हैं। इसकी अगर अपन आंखों की बात करें तो आंखों के चारों ओर है जो
जो वैसे कजरी आंखें पाई जाती है। इसकी आंखें कैसी पाई जाती है? आंखें हैं वो कजरी आंखें पाई जाती है। कैसी आंखें पाई जाती है? कजरी आंखें पाई जाती है। या बल्लियों का नीले कलर की पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? नीले रंग की पाई जाती है। नीले रंग की आंखों के चारों तरफ है वो बाल पाए जाते हैं, कजरी आंखें पाई जाती है, इसलिए इसको ब्लू आइज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू आइज। ब्लू आइज कहते हैं, या इसको अपन वॉल आइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल आइज। वॉल आइज या ब्लू आइज है जो अपन कहते हैं, क्योंकि नीली रावी की जो आंखें होती है, नीली रावी के जो पशु होते हैं, इन पशुओं की जो आंखें होती है वो कजरे रंग की होती है। कजरे रंग के होने के कारण है जो पशु की आंखें नीले रंग के होने के कारण या कजरी रंग के होने के कारण है जो इसको ब्लू आइज या वॉल आइज के नाम से वो जाना जाता है। अब अपन बात करें इसके मेल प्रोडक्शन की, तो इसका मेल प्रोडक्शन होता है लगभग 1500 से 1800 लीटर होता है। कितना होता है? 1500 से 1800 लीटर होता है, और वसा होती है 8 से 10%। अगर अपन इसकी मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है 1500 से 1800 लीटर। कितना होता है? 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याज होता है। कितना होता है? 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्याज होता है। और अगर इसमें अपन वसा की बात करें तो वसा होती है लगभग 8 से 10%। कितना होती है दोस्तों? नीली रावी में वसा होती है वो लगभग होती है 8 से 10%। अगली नस्ल की बात करें अपन, तो आज दोस्तों अपन इतनी ही पढ़ेंगे। इसके बाद आगे की नस्लें हैं जो अगली क्लास में बात करेंगे। कौन सी क्लास में बात करेंगे? अगली क्लास में बात करेंगे। आगे की नस्लें हैं जो अपनी कौन कौन सी है? एक तो जाफराबादी बची हुई है, जाफराबादी है, मेहसाना है, नागपुरी है और टोडा। अब 4 नस्लें है उसकी है अपन अगली क्लास में जो बात कर लेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।